नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक विज्ञान उसके अध्याय नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने अध्याय नंबर 1 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगला है अपना अध्याय 2 है प्राणियों में पोषण। इसके अंदर इसके जो अध्ययन बिंदु दे रखे हैं उसके अंदर भोजन का अंतःग्रहण, अमीबा में संभरण एवं पाचन, घास खाने वाले जंतु में पाचन, मानव में पाचन, भोजन संबंधी अच्छी आदतें। तो इस प्रकार के टॉपिकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण जैसे जटिल पदार्थ पाए जाते हैं। तो अपन जो अध्याय 1 था उसके अंदर अपन जो भोजन में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण जैसे जटिल पदार्थ होते हैं, उसकी चर्चा अपन अध्याय 1 के अंदर कर चुके हैं। इसे आगे देखते हैं। इन जटिल पदार्थों को सीधे इस रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता, उन्हें सरल पदार्थ में बदला जाना आवश्यक है। जटिल खाद्य पदार्थों के सरल पदार्थों में परिवर्तित होने या टूटने के प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो पाचन किसे कहते हैं कि जो अपने पास में जटिल खाद्य पदार्थों के सरल पदार्थों में परिवर्तित होने या टूटने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। मतलब जो भी जटिल खाद्य पदार्थ हैं वो सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप या पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित अन्य कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा अपने आहार के लिए पादपों पर निर्भर रहने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर हैं। तो यहाँ पर इसमें बता रखा है कि जो पादप एवं पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु जो मानव है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, वो किसी न किसी पादपों पर ही निर्भर रहता है। जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वे शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करते हैं। जंतुओं द्वारा अपनी शारीरिक वृद्धि, विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। इस अध्याय में हम प्राणियों की विभिन्न पोषण विधियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में आ रहा है अमीबा में संभरण एवं पाचन। जो अमीबा है अपने पास में, उसके अंदर संभरण एवं पाचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में। तो अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिका जीव है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अमीबा किस प्रकार का जीव है। तो अमीबा है जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिका जीव है। अमीबा की कोशिका को घेरे हुए एक कोशिका झिल्ली होती है, जिसमें एक गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक संकुचनशील रसदानियाँ पाई जाती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अमीबा है जो अपनी स्थिति एवं आकृति हो निरंतर क्या रहता है? बदलता रहता है। ये एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवृत्ति निकालता रहता है, जिन्हें पादभाम कहते हैं, जो इस गति करने भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार के रूप में ग्रहण करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पादप विकसित करने उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यान्नी में फंस जाते हैं। ये प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। जो अमीबा के अंदर खाद्य पदार्थों के जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। खाद्य दाने में ही पाचक रस स्रावित होता है। ये खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन में काम आता है। बिना पचा अवशिष्ट पदार्थ खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बिना पचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है वो किसके द्वारा बाहर निकाल जाता है? खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह अमीबा भोजन प्रक्रिया का चित्र है। आगे है शाकाहारी अथवा घास खाने वाले जंतु में पाचन। क्या आपने गाय, भैंस एवं घास खाने वाले अन्य शाकाहारी जंतु को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे घास नहीं खा रहे होते हैं।
मतलब जुगाली का मतलब है जो जीव जंतु कभी घास मतलब है जब घास नहीं खा रहे होते हैं तो उनका मुंह है मतलब चलता रहता है, उसको जुगाली कहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कंड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमेनिट या रोमेंथी कहलाते हैं। तो जुगाली का मतलब होता है कि जो जंतु पहले जो मतलब जीव जंतु होते हैं वो घास को पहले जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद में भोजन खाने के बाद में वो वापस मतलब भोजन को वो जो भोजन जाता है वो आंशिक रूप से आंशिक पाचन होता है और बाद में जंतु छोटे छोटे पिंडकों के रूप में वापस वो भोजन मुख में लाता है और मुख में लाने के बाद में वो थोड़े थोड़े भोजन को चबाता है और मतलब भोजन की प्रक्रिया करता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुर होती है। तो घास में किसकी मात्रा होती है, तो घास के अंदर अपने पास में सेलुलोज की प्रचुर होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो घास के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है और जो एक प्रकार क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु हैं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। सेलुलोज पाचन करने वाले जंतुओं की आंतें बड़ी होती है। जो सेलुलोज का पाचन करते हैं उसकी जो जंतु होते हैं उनकी आंत क्या होती है, बड़ी होती है। रूमेनिटिस में शुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन में उपस्थित सेलुलोज का पाचन इसी अंधनाल में सेलुलोज को अपघटित करने वाले जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। जो आहार नाल में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यह चित्र किसी प्राणी का चित्र है जिसके अंदर ये यहाँ पर ग्रसनी वगैरह ग्रसनी दी गई है और ग्रसनी है, शुद्रांग ये रूमेन है, ये मलासी मल्हार और ये अदनाल ये आमाशय होता है और ये बृहदांत। इस प्रकार की संरचना दी गई है। अगला है मानव में पाचन किस प्रकार से होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंत्य ग्रहण करते हैं, आहार नाल में से पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का पाचन कैसा होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। ये नली आहार नाल कहलाती है। ये मानव का पाचन तंत्र है जिसके अंदर मुँह है, ये ग्रसिका और ये यकृत, ये आमाशय और ये अपने पित्ताशय, ये रुद्राक्ष, ये अपेंडिक्स, बृहदांत, ये मलाशय मल्हार। इस प्रकार की संरचना दे रखी है मानव का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मनुष्य की आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है मुख्य गुहिका, उसके बाद में ग्रास नलिया ग्रसिका, इसके बाद में होता है आमाशय, फिर बाद में शुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंतें और बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंतें, फिर बाद में मल्हार या गुद्दा। तो जो मनुष्य की आहार नाल उसको 6 भागों के अंदर बांटा गया है। तो देखते हैं आगे। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति शुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथि जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए हम विभिन्न आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है मुख्य एवं मुख्य गुहिका। भोजन का अंत्यग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंत्यग्रहण कहलाती है। मुख गुहिका में दांत पाए जाते हैं। तो अपने पास में जो दांत होते हैं उसकी संरचना दी गई है और दांत अपने पास में कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चवर्णक, फिर होता है अग्रचवर्णक, फिर रदनक और कर्दनक। तो 4 प्रकार के दांत हैं, इनकी चर्चा आगे करते हैं अपन। क्या सभी दांत एक जैसे दिखाई देते हैं?
दांतों की बनावट में अंतर, इनके कार्य में भी अंतर है। अब अपना मुंह खोलकर शीशे दर्पण में देखिए, विभिन्न प्रकार के दांतों को पहचानिए, इनकी संख्या मालूम कीजिए, उन पर अंगुली घुमाकर सत्य का अनुभव करें। आप द्वारा बताई गई जानकारी को सारणी बनिए। तो ये सारणी में कोई देगा नहीं है। तो ये देखो अपने पास में दांतों के प्रकार, उनकी संख्या दी गई है। तो सबसे पहले कर्दनंग। कर्दनंग है, ऊपरी जबड़े के अंदर 4 दांत और निचले जबड़े में 4, टोटल कितने हो गए? 8 दांत होते हैं। और कर्दनक है तो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक 2 ऊपर होते हैं और 2 ही निचले जबड़े में होते हैं। कुल अपने पास में कितने दांत होते हैं? 4, और ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तीसरे नंबर के दांत होते हैं वो होते हैं अग्रचर्वणक, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, और कितने टोटल 8 होते हैं ये दांत, और ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार चौथा है वो है चवर्णक, जिसके अंदर 6 ऊपरी जबड़े के अंदर होते हैं दांत और 6 निचले जबड़े होते हैं। कुल कितने? 12 होते हैं, और ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो जो कर्तनक होते हैं वो भोजन को काटने का काम करते हैं, और जो रदनक होते हैं ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक होते हैं वो भोजन को चबाने का, और चवर्णक होते हैं वो भोजन को भी चबाने का काम करते हैं। तो कुल अपने पास में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। मिठाइयाँ और दंत से सामान्य हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत या मुख साफ न करते हैं तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्माण करते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत से कहते हैं। यदि इस समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाए तो दांतों को ऐसे पीड़ा होने लगती है, चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ, अन्य दांत पदार्थ दंत से के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश एवं दातुन करनी चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर बिंदी अंगुली है बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। अगला है, हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार रस से स्रावित करती है। जब हम भोजन चबाते हैं तो लार ग्रंथियों से लार निकलकर भोजन में मिलती है। लार मिलने से भोजन लुगदीनुमा एवं लसलसा हो जाता है। ये भोजन का आंशिक पाचन प्रारंभ हो जाता है। लसलसे भोजन को निकलने में आसानी होती है। जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य पता है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भोजन को लार मिलाने का कार्य करती है, निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हम स्वाद का पता भी चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगा सकते हैं। अगला जो अपने पास में अंग है वो है भोजन नली, मतलब ग्रसिका। मुख्य गुहिका से भोजन ग्रसिका में जाता है। सबसे पहले मुख गुहा भोजन कहा जाएगा मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा के बाद में कहा जाएगा भोजन ग्रसिका में। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकोचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। ये गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारे आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन उल्टी द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है। ऐसी घटना याद की जब भोजन के बाद आपने वमन की हो और उसके कारण वे विषय में सोचिए, अपने अभिभा को स्वीकार। आगे है अपना तीसरा प्रकार आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थिलनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू आकृति का होता है। जो आमाशय होता है वो एक मोटी भित्ति का थिलनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू आकृति का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय है वो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। शुद्रांत का मतलब छोटी आंत के अंदर खुलता है। आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ ही ये माध्यम
को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस या जठरस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। तो ये है अपने पास में ग्रसिका और ये अपने पास में क्या है, आमाशय है। अगला है क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्षुद्रांत लगभग 6 से 8 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडित नली है। ये यकृत एवं अग्नाशय से स्रावित प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होती है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथियाँ हैं जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त रस स्रावित करती है। जो छोटी आंत है वो किसका स्रावन करती है, पित्त रस का, जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वर्षा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो अपना पित्त रस है वो वर्षा के पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। मतलब क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत के अंदर जो अवशोषित भोजन है वो चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। तो जो भोजन का अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसे दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम में पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। जो भोजन पचा हुआ होता है उसको तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित भोजन अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो स्वांगीकरण किसे कहते हैं? मतलब अवशोषित जो पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा भोजन के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषण नहीं होता है, वह वृद्धांत्र में भेज जाता है। वृद्धांत्र मतलब बड़ी आंत में भेज जाता है। मतलब जो छोटी आंत के अंदर जिस भोजन का पाचन नहीं होता है उसको बड़ी आंत के अंदर भेज दिया जाता है। आगे वृद्धांत्र मतलब बड़ी आंत। बड़ी आंत बृहदांत्र सुधांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। मेन जो इसका बड़ी आंत का कार्य होता है वो मुख्य कार्य होता है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। तो अध्याय 2 के अंदर अपन ने आज बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, ग्रसनी, मुख्य गुहा के बारे में चर्चा की है और इसमें प्राणियों के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है इसके बारे में चर्चा की है। तो इसके अंदर आमाशय में भोजन किस प्रकार से पहुंचता है और इसमें जो दांतों के प्रकार हैं, कृतनक, रदनक, अग्रचौणक, चौणक के बारे में चर्चा की, कितने प्रकार के होते हैं और इन चारों का कार्य क्या होता है, इसके प्रकार के इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। तो आप इस वीडियो को देखिए। इसके अंदर आमाशय और दांतों के प्रकार और बड़ी आंत, छोटी आंत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। और इसी प्रकार आप आगे आने वाले वीडियो के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि
सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।